नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान कितना बदहवास हो गया है, क्योंकि जिस बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान की बात रखने के लिए भेजा गया वो सेल्फ गोल करके आ गए। ऐसा बयान दिया है कि अमेरिका को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिका नाराज है तो बदहवास पाकिस्तान यही कुछ कर सकता है और उसकी डिप्लोमेसी इसी तरह से उसकी हवा निकल रही है। उसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों, जब हमारे पास अपने ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के दांत खट्टे किए थे, विदेशी आक्रांताओं को धूल चटा दी थी। महिमा मंडन तो उनका होना चाहिए, लेकिन हमने आज तक किया क्या? हमने ज्यादातर विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया, जो गलत था। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद एक और बड़े मुद्दे की बात करेंगे, और वो बड़ा मुद्दा है कि इन दिनों देश भर में जो अवैध घुसपैठिए हैं, खासतौर पर बांग्लादेशी घुसपैठिए, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस बीच एक सनसनीखेज मामला आया है, और वो मामला यह है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार थी उसके खिलाफ आंदोलन करने वाला स्टूडेंट बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आता है और आरोप है कि वो टीएमसी का कार्यकर्ता बन जाता है, ममता बनर्जी की पार्टी का। तो ये मामला सनसनीखेज है कि किस तरह से क्या रेड कारपेट बिछा के रखा है घुसपैठियों के लिए। इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने गिनाई विभिन्न उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा का किया जिक्र। कहा, देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ जुटे हुए हैं देशवासी। दिल्ली पुलिस का अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। 66 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। खुफिया सूचनाओं पर आधारित विशेष अभियान के तहत की गई यह बड़ी कार्रवाई। शेख हसीना सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में आंदोलन करने वाले स्टूडेंट के पश्चिम बंगाल में आकर टीएमसी का कार्यकर्ता बन जाने के कबूलनामे पर बीजेपी हमलावर। कहा, बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद बड़ी तादाद में आए बांग्लादेशी। पाकिस्तान की बात को रखते हुए सेल्फ गोल कर गए बिलावल भुट्टो। कहा, पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार। तो अमेरिका में बिलावल के इस बयान पर नाराजगी। नेशनल मीडिया सेंटर से देख रहे थे, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने मंत्रालय के बारे में और खासतौर पर बिजली क्षेत्र में जो हाल में बड़े सुधार हुए हैं, जिस तरह से काम में तेजी आई, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे रहे हैं। और अब इस वक्त में हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान बदहवास हो गया है और ऐसे ऐसे बयान दे रहा है कि सेल्फ गोल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 7 प्रतिनिधियों के दल को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजकर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया है। भारत की बात और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में इन प्रतिनिधियों ने ग्लोबल आउटरीच का एक शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका की गई हुई एक टीम ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिकी सरकार के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। शशि थरूर की टीम की काट में पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। बिलावल भुट्टो हर मंच से खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे थे। शशि थरूर ने बिलावल को हिलेरी क्लिंटन की बयान का याद दिला दिया, अगर तुम अपने बगीचे में पड़ोसी के लिए सांप पालते हो तो एक दिन वो तुम्हें भी डसेगा। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता बनकर पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद को लेकर सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में कुकुरमुत्तों की तरह फैले आतंकी तंजीमों की वजह अमेरिकी नीति को मानते हैं। बिलावल ने दावा कर दिया कि अमेरिका हड़बड़ी में अफगानिस्तान से निकला। उसने संवेदनशील हथियार अब आतंकी समूहों के हाथ लग गए हैं। इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो जाहिर है कि बिलावल ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता के दावे के विपरीत उन पर पाकिस्तान में ही आतंकवाद को फैलाने का दोष मढ़ दिया।
जाहिर है आतंकवाद पर अब पाकिस्तान दुनिया को सफाई देते देते हाँफ रहा है, सांसें फूल रहे हैं उसकी। उसे FATF का डर सता रहा है कि अगर दुनिया उसे एक बार फिर से आतंकवादी मुल्क साबित कर देती है तो उसकी अर्थव्यवस्था तो और ज्यादा तबाह हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत कभी भी पाकिस्तान के आतंकी हमले की कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जाहिर है भारत के रुख से दुनिया इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारत की सैन्य कार्रवाई सिर्फ होल्ड पर है, अभी रुकी नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान दुनिया के से भारत के साथ बातचीत के लिए मिन्नतें कर रहा है, आरजू कर रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन इस बीच में सेल्फ गोल भी कर रहा है। सीधे इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। ये आप प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, बिलावल अपनी बात रखते रखते क्या कोई सेल्फ गोल कर गए क्या? क्योंकि कहते हैं ना कि तजुर्बा भी एक बड़ी चीज होती है। अगर झूठ भी बोलो, अगर एक झूठा आवरण भी बनाओ, नैरेटिव भी बनाओ, तो उसके लिए तजुर्बे की उसके लिए भी जरूरत पड़ती है। बिलावल कहीं इसमें मात खा गए, सेल्फ गोल कराए? देखिए, ये बात साफ है कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है जी। और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा सह देता है पाकिस्तान में जो आतंकवाद को, वो वहाँ की सेना है जी। और जो ये बिलावल भुट्टो है या बाकी जो लीडर्स हैं, ये सब सेना की कठपुतली है। ये सत्ता के टुकड़ों पर ये इस तरीके की भाषाएं बोलते हैं। इनको जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है, आर्मी है, उसका आतंकवाद से बहुत गहरा नाता है और वो धर्म के नाम पे इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। बात रही कि बिलावल भुट्टो ने ये बात भी निश्चित रूप से सही है कि जिस तरीके की मिलिट्री असिस्टेंस पाकिस्तान को मिली, वो चाहे अमेरिका से मिली या जो भी प्रोग्राम्स वो चाइना से वो करते हैं मिलिट्री, उसका इस्तेमाल इन्होंने आतंकवाद को फैलाने में ही किया। कभी भारत के खिलाफ किया और कभी अफगानिस्तान में। अब ये क्या करते हैं कि कभी टोपी अमेरिका के सिर पे रख देते हैं, कभी बाकी देशों के ऊपर रख देते हैं। लेकिन इस बात में सत्यता भी है कि इन्होंने अमेरिका की जो सारी असिस्टेंस है उसका इस्तेमाल किया, चाहे वो 1989 से लेकर आज तक जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात ना केवल बिलावल भुट्टो ने एक्सेप्ट की, वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी कुछ महीनों पहले ये बात एक्सेप्ट किया था कि हम तीन दशकों से अमेरिका के इशारों पे आतंकवाद। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ का वो इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था। जी, काफी वायरल हुआ। तो ये बात साफ साफ है कि बिलावल भुट्टो ने कोई हिट विकेट किया या सेल्फ गोल किया, लेकिन उन्होंने सत्यता भी बताई है कि हम पाकिस्तान जो है, हम आतंकवाद को शरण देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। उनका सीधा सीधा ये एक्सेप्टेंस है, अपना कन्विक्शन वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब वो किसके इशारों पे करते हैं कि कभी कोई वेस्टर्न कंट्रीज, UK का नाम लो या अमेरिका का नाम लो, वो एक तरीके से बहाने पाए। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, आपके पास लौटता हूं। विनोद जी, वो एक शेर की एक लाइन है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। पहले ख्वाजा आसिफ, अब बिलावल। ये क्या कर गए बिलावल? पहले ख्वाजा आसिफ और अब बिलावल, ये क्या कर गए पाकिस्तान के लिए? जो अभी मैंने कहा सेल्फ गोल, प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने एक चीज और जोड़ी, हिट विकेट, क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो। लाल जी, देखिए, सीधी तरह से प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि ये भारत का जो ग्लोबल आउटरीच है और उसकी ताकत है, उसका एक ये है कि उसने आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तान की पोल खोल दी। ये भारत के ग्लोबल आउटरीच का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट कह सकते हैं कि भारत ने आतंकवाद के जो पाकिस्तान के आतंकी चेहरा है उसको एक तरह से दुनिया में बेनकाब करने में एक बड़ी कामयाबी पाई है। बिलावल भुट्टो को जो पेश किया गया है वो पाकिस्तानी फौज की तरफ से, उसको एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए वहां अमेरिका भेजा गया था। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि शशि थरूर एक पुराने डिप्लोमेट्स हैं और उनके टीम में जो लोग हैं उसके काट में अगर भारत के इसके काट में अगर पाकिस्तान कोई सफाई नहीं देगा तो दुनिया एक तरफा इस बात को सोचेगी। बिल्कुल। तो बिलावल भुट्टो को एक विक्टिम बना के फौजी जनरल जो वहां है उसलिए उसको भेजा था। ये जनरल मुनीर का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसने एक प्रवक्ता बना दिया अपने आर्मी का जी। और जब वो ये बात कर रहा है तो बिलावल भुट्टो हर बात में हर मंच पे कह रहा है कि मेरी माँ को आतंकियों ने मारा।
अमेरिका में वो कह रहा है कि मेरी माँ को आतंकवादियों ने ही मारा था, मैं पहला विक्टिम हूँ। तो अब सवाल है कि यही बिलावल भुट्टो वहाँ कह रहे थे कि मेरी माँ को परवेज मुशर्रफ ने मारा, आईएसआई ने मारा, लेकिन अब वहाँ पाकिस्तान अमेरिका में हैं तो कह रहे हैं कि मेरी माँ को भी ये यहाँ हमने आतंकवादी ने मारा, हम पहला विक्टिम है। तो शशि थरूर ने बहुत तरीके से उसको याद दिलाया था, अमेरिका में ही याद दिलाया था हिलरी क्लिंटन के उस बात से, बयान से, कि तुम अपने बगीचे में अगर सांप पालोगे तो सिर्फ पड़ोसी को ही नहीं डसेंगे, किसी दिन तुमको भी डस लेगा। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान को डसने लगा ये सांप, और ये ऐसे डसने लगा तो इसलिए उसने ये आरोप लगाया है अमेरिका पे कि ये सारे आपके हैं, ये सारे हथियार आपके हैं जो आपने अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। अब ये बात अमेरिकी प्रशासन को, और अभी कम से कम ट्रंप साहब को, जो मध्यस्थता की बात बड़ी बड़ी जोर से कर रहे थे, उनको तो सीधे एक तरफ से बिलावल भुट्टो ने कहा ये आतंकवादी भी आपका ही है। बिल्कुल, उसको भी कभी कर लो मध्यस्थता। बिल्कुल, आपने डॉलर दिए थे, आपने हथियार दिए थे, सबका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन प्रोफेसर भारद्वाज, एक बात समझ में नहीं आती, अभी विनोद जी ने कहा कि हिलरी क्लिंटन के एक बयान का इन्होंने रेफरेंस दिया कि अगर सांप को पालोगे बगीचे में तो खुद एक दिन डसे जाओगे। एक बात समझ में नहीं आती, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलता है, ठीक, वो एक पत्रकार जो ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार थे, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूं, उनका हत्यारा कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है। हाँ, उनका हत्यारा कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है। भारत में तमाम बड़े बड़े खून खराबे करने वाले लोग वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। ये दुनिया के लोगों के अकल के दरवाजे पर कितने मोटे लोहे का दरवाजा पड़ा हुआ है, कितना मोटा ताला पड़ा हुआ है, जो इतना सब मिलने के बावजूद लोगों को ये हमें बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। सिर्फ आतंकवादी वहां नहीं रहते हैं, वो आतंकवादी देश है, ये हमें बताना पड़ रहा है। और जबकि जो कहते हैं ना कि जाके पैर ना फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। साल 2001 में वहां पर ट्विन टावर अटैक में उनके पैर में बीवाई भी फट चुकी है, तब भी पता नहीं चल पा रहा है। देखिए लालचंद जी, आपने बहुत बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि अमेरिका की तरफ अगर हम देखें और इंडिकेट करते हैं तो ये बात मान के चलिए कि वो डेमोक्रेसी और आतंकवाद दो मुद्दों को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ में जोड़ता है, और वो उस कन्वीनियंस के हिसाब से दोहरा मापदंड भी रखता है। और जिस तरीके की धुंधली भूमिका अमेरिका निभाता है, अमेरिका ने 9/11 के बाद पहली बार आतंकवाद को एक्सेप्ट किया, जो कि हम तो पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा से आतंकवाद से सफर कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात देखिए, जो हमारे जो डिप्लोमेट्स गए, ये एक हमारी एक्टिव डिप्लोमेसी का पार्ट था, और एक बहुत बड़ा पहलू निकल के आया कि देखिए नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे और विदेश नीति के इश्यूज पे भारत में एक सर्वसम्मति, एक कंसेंसस, और पूरी दुनिया को मैसेज चला गया कि हमारा जीरो टॉलरेंस का नीति भारत में हर व्यक्ति का नीति है। तो हम इसको भी अब बात रही जहां तक आतंकवाद की और सबूत देने की, तो ये बात दुनिया जानती है कि आतंकवाद अफगानिस्तान में तालिबान किसने पैदा किया, बिल्कुल, तालिबान कौन है, अपर जिहाद लोअर जिहाद कौन है, गुड तालिबान बैड तालिबान कौन है, ये दो मिली भगत है, चोर चोर मौसरे भाई भाई। बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका के सिर पे वो टोपी रख दे, पाकिस्तान के सिर पे अमेरिका टोपी रख दे, लेकिन ये मिली भगत से इस पूरे दुनिया में आतंकवाद को जो पनाह दी। और ये भी बात वहां के कांग्रेसमैन ने डिमांड भी की है कि जो अफरीदी को गिरफ्तार किया गया है, तो जिसने पता बताया था ओसामा का, उसको अभी छोड़ने के लिए वहां अमेरिकी सीनेटर ने डिमांड किया है कि उसको रिलीज किया जाए। तो आतंकवाद में पाकिस्तान के तो हाथ पूरे रंगे हुए हैं काले। ठीक है, पाकिस्तान का एक चीज जोड़ दिए जल्दी, सिर्फ एक चीज जोड़ रहा हूँ, आपके पास समय कम है। जी कि ये देखिए, पाकिस्तान ने ऐसे ही आतंकवाद को अपना एक ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनाया था, उसकी रोजी रोटी, उसकी कमाई, सब कुछ आतंकवाद ही था, ब्रेड एंड बटर। और ब्रेड एंड बटर ही आप कह लीजिए कि जियाउल हक के समय से आप पाकिस्तान में जो सुनते रहे हैं कि अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, ये फौज के साथ में एक कॉम्बिनेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में किस तरह से फॉरेन करेंसी के लिए, अभी आप जो फॉरेन करेंसी का करंट अकाउंट में पाकिस्तान का संकट देख रहे हैं, ये संकट सिर्फ वही है जो आतंकवाद के लेके जो पाकिस्तान ने पैसा कमाया है इस 3 दशक में, यही उसके पाकिस्तान के डिफेंस से लेके, उसके इकोनॉमी से लेके सब कुछ वही था। तो पाकिस्तान अपना बेसिक देखा नहीं। आज वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है
कि आप पाकिस्तान में देखिए पिछले 2 साल में जो 4% अत्यंत गरीबी नीचे में जो लोग थे उसकी तादाद 16% हो गई। बढ़ गई। भारत में देखिए कितनी घट गई है। पाकिस्तान में आज की तारीख में 49% लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। वो पाकिस्तान आपके भारत से मुकाबला की बात कहता है बिल्कुल, तो लगभग दुनिया के लोग हंसेंगे। यही बात अभी रविशंकर प्रसाद का भी रहे थे। 10 का रावण है और लंका यही रावण, ये आतंकवाद जो रावण बना हुआ है यही लंका डाएगा। बिल्कुल यही डाएगा, वही आईना दिखाने का काम भारत कर रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा, पहले सऊदी अरब से पैसा लिया, मिडिल ईस्ट से, उसके बाद अमेरिका से हथियार और पैसे लिए, फिर चाइना से लिए। पाकिस्तान तो लगता है शुरू से जब से बना है ना, विदेशी मुद्रा जब तक उनको आए नहीं तब तक वो खाएंगे क्या? बनाते तो कुछ है नहीं अपने यहां, खाएंगे क्या? ये संकट है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी जुड़ने के लिए। और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, अभी हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। और वो खास चर्चा हमारे देश की बात है कि हमारा जो इतिहास रहा है, समृद्ध इतिहास रहा है, हमारे महापुरुष ऐसे ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाई, लेकिन हमने महिमा मंडन किसका किया? विदेशी आक्रांताओं का। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी कि हमने विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों किया, जबकि हमारे पास इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं हमारे इतिहास में। राष्ट्र नायकों के सम्मान की कड़ी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय इतिहास लेखन में महाराजा सुहेलदेव क्यों विस्मृत कर दिए गए थे, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज ही के दिन 10 जून 1034 लगभग 1000 साल पहले बहराइच में हुए युद्ध में महाराजा सुहेलदेव राजभर ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को मार गिराया था। सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने वाले आक्रांता गजनी के सेनापति सालार मसूद अपने बर्बर कार्रवाई को लेकर कुख्यात था। राजा सुहेलदेव ने भारत में बढ़ रहे उसके अत्याचार को समाप्त कर दिया था। तो सवाल यह है कि समाज अपने नायक सुहेलदेव को भुला क्यों बैठा था। लेकिन उस विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी की याद में बहराइच में मेले लगने लगे। देखिए कैसी दोहरी विडंबना इसे कहिए। सामाजिक राजनीतिक इकोसिस्टम में उसे सूफी संत बता दिया गया। एक दुर्दांत विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को लेकर उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों में बाद की सरकारों के समर्थन से मेले आयोजित होने लगे। लेकिन भारतीय अस्मिता और संस्कृति के रक्षक राजा सुहेलदेव भुला दिए गए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, धर्म और धरा की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांताओं का समूल नाश करने वाले परम प्रतापी महाराजा सुहेलदेव जी राष्ट्र रक्षा, आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना के प्रेरणा स्रोत हैं। पीएम मोदी के विकास के साथ विरासत का एक और संकल्प भी आज पूरा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले को प्रशासन ने जब रोका तो सपा के नेता इसे भारत की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन राजा सुहेलदेव इस देश के राष्ट्रनायक हैं, उनको लेकर कोई उत्सव क्यों नहीं था? इसका जवाब वोट की सियासत में नहीं है। बहराइच में सालार गाजी की मजार पर दुआ मांगने का सिलसिला जिसने भी शुरू किया हो, लेकिन इतिहास के पन्नों से राजा सुहेलदेव को क्यों गायब कर दिया गया, जिन्होंने कुख्यात आक्रांता को मारकर भारत की संस्कृति की रक्षा की थी। योगी आदित्यनाथ ने मेले के विवाद पर स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मौजूदा सरकार ने अपने राष्ट्र नायकों के सम्मान को पुनर्स्थापित करने की पहल की है। इससे किसी को क्यों दिक्कत हो सकती है, लेकिन हो रही है। इतिहास में एक बड़ी भूल को अगर सुधार दिया जाए तो इसमें सांप्रदायिकता का आरोप तो बिल्कुल बेमानी है, लेकिन लोग देखिए लगा रहे हैं।
बोल रहे हैं, कष्ट हो रही है, दिक्कत हो रही है उनको। लेकिन आदित्यनाथ योगी तो खैर योगी आदित्यनाथ ही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में कहा कि सपा और कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की और महानायकों को भुला दिया। मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि राष्ट्र नायक सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934। 10 जून 1934 और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। साथ ही सुभासपा जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसके प्रमुख ओपी राजभर का कहना है कि कांग्रेस और सपा ने तो सिर्फ वोट की राजनीति की। को पूरे देश में एक संदेश होगा कि जो देश की एकता अखंडता के लिए, जो देश को गुलाम होने से बचाया, देश की संपत्ति लूटने से बचाया, ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को जो लंबे समय से कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने वोट की राजनीति को लेकर के ऐसे वीर योद्धा के इतिहास को दबाए रखा, जबकि आईने अकबरी जब यहाँ मुसलमानों का शासन था, आईने अकबरी अंग्रेज़ों के शासन में गजेटियर में इतिहास राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का आज भी है। लेकिन वोट की राजनीति को लेकर के कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भुला दिया। सीधे लिए चलते हैं इस समय आपको हैदराबाद, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। गवर्नेंस इज आवर मॉडल फ्रेंड्स टुडे। अगर मैं इसको आगे थोड़ा वर्णन करूं आपके सामने, मैं आज कहूं पिछले 11 साल में अगर सबसे क्वांटम जंप किसमें हुई, भारत की अर्थनीति में परिवर्तन हुआ है। भारत की 25 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा से ऊपर आए हैं। We have given house to 4 crore citizens of this country. When we come to power for the 3rd time, the first decision of this government was to provide additional 2 crore
Pradhan Mantri Awas Yojana, rural and urban to our citizens. That means we are committed to build 6 crore household. We have already completed 4 crore and we are yet to complete the another 2 crore. The work is on progress. We have given Ayushman Bharat Yojana to country. Just imagine what was the health condition when we faced COVID in 2019, latter part, and 2020 beginning. Today, Ayushman Arogya Mandir is a household name in the countryside of the country. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Affordable medicine shops are the reference point of country today. We have given emphasis on youth empowerment. We have envisioned the strategy of Lakshapati Didi. That means we are focusing on women development. Our priority is SC, ST and OBC. I don't want to detailing the things because all these things are in public domain. But when talking about a impactful welfare state, these are the components I mentioned: health, rural development, agriculture, women empowerment, youth empowerment, welfare of the deprived people. These are the priority of our governance. Friends, we have strengthened the economy. Today, when we come to power, our capex size of the country was 2-3 lakhs crore rupees. Today, our capex size is more than 11-12 lakhs crore rupees. This is a multi-fold jump of government spending. If 1 rupees is coming from highest point, there is a trickle-down circular impact on the society 5 times more. ये सीधा प्रसारण आप हैदराबाद से देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार के 11 साल और मोदी सरकार 3.0 के 1 साल पूरे होने के मौके पर अलग अलग वर्ग के लिए क्या कुछ मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र किया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया गया उसका जिक्र कर रहे थे। और जैसा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेल देव की 40 फीट प्रतिमा का उद्घाटन किया है और कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें कि कुछ बड़े सवाल उन्होंने छोड़े। उसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत धर्मेंद्र जी आपका। साथ में हमारे साथ अरुण राजभर जी हैं, जो कि महासचिव हैं सुभाषपा के। बहुत बहुत स्वागत अरुण राजभर जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, आज तो योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने न सिर्फ महाराजा सुहेल देव जी की बड़ी सी मूर्ति खड़ी की, बल्कि बड़े बड़े सवाल भी खड़े कर दिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। लाल जी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि इतिहास में भारत में कुछ बड़े काम उन्हीं के लिए छोड़ा था तो मुझे भी लगता है कि इस देश में जो बचे हुए काम थे ऐसे, ये काम उन्हीं के लिए है, उन्हीं लोगों के जिम्मे है जी। महाराजा सुहेल देव का नाम हम लोगों ने उस दिन सुना जब सुहेल देव एक्सप्रेस नाम से ट्रेन चली थी। जब हमने उस दिन महाराजा सुहेल देव के बारे में जाना कि जब महाराजा सुहेल देव के नाम से डाक टिकट मोदी सरकार ने 2016 या 17 में, जहां तक मुझे याद है, सच बात है, उसके पहले बहुत सारे लोग नाम तक नहीं जानते। हम लोगों ने महाराजा सुहेल देव का नाम नहीं सुना, ये ईमानदारी की बात। गाजी सालार का नाम, मसूद का नाम सुन रहे थे, जो हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो यहाँ मेला लग रहा है, यहाँ मेला लग रहा है, लेकिन हमने नाम नहीं तब जाके सुना 2016-17 के बाद, जब महाराजा सुहेल देव के नाम से डाक टिकट जारी हुआ, सुहेल देव एक्सप्रेस शुरू हुई, ट्रेनें एक यूपी में शुरू हुई थी, अब 17 या 18 में, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो सवाल है कि इन राष्ट्र नायकों को किसने अपमानित किया है कि अगर आपने उनको इतिहास के पन्ने से गायब कर दिया और उसके बदले में आप अगर विदेशी आक्रांताओं को जिस किसी भी वजह से आप उसको एक सम्मानित करने के लिए वहां पे मेले का आयोजन करें, उसमें आप आयोजन के साथ साथ उसे एक आप संत बता दें, तो क्या ये भारतीय जनमानस का अपमान नहीं है?
ये सवाल पूछा जाएगा कि इतिहास का कौन सा ऐसा लेखन था कि सोमनाथ को तोड़ने वाला, मंदिर को ध्वस्त करने वाला, हजारों मंदिरों को ध्वस्त करने वाला, लोगों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने वाला, ऐसे आक्रांताओं का महिमा मंडन की कहानी किसने लिखी थी? किसने ये लिखी थी? जब कोई मुगल शासक आया तो वो सालार के उस पे उसने मजार पे उसने एक बना दिया, एक स्टैच्यू बना दिया, कुछ उसके बाद ही बना दिया, आने वाले समय में उसमें मेले लगने हो गए और यह परंपरा बनती गई। ठीक है। उसको एक सरकारी प्रोत्साहन मिलता गया। ठीक है। तो ये सवाल आज योगी आदित्यनाथ जब पूछ रहे हैं तो बनता है लाल जी कि इतिहास के इस पन्ने से महाराजा सुहेलदेव क्यों गायब रहे? ये सवाल तो बार बार सपा या और जो भी लीडर वहां पे रहे हैं, इतने साल शासन किए हैं, उनसे तो जरूर पूछा जाए, पूछा जाना चाहिए। धर्मेंद्र कुमार जी, ये दोहरी विडंबना है जी। एक तो एक तरफ देखिए कि आप जिस पीडीए की बात बड़ी मतलब करते हैं, पीडीए की बात, आपकी पार्टी, आपके प्रमुख महाराजा सुहेलदेव किसी तथाकथित अगड़े समाज से नहीं थे। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव, एक तरफ उनको जो है उनकी कभी याद नहीं आई, दूसरी तरफ जो आज अभी सीएम कह रहे थे कि लुटेरा, गुंडा, हत्यारा, आक्रामक, उसके मजार बना दिए, उसकी पूजा होने लगी। और इन सब चीजों में अभी जैसे कि ओपी राजभर जी सवाल उठा रहे थे कि आप लोगों ने सिर्फ राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति। नमस्कार लालचंद जी। नमस्कार। पहले साथियों को, दर्शकों को भी। देखिए, ऐसा है, इतिहास में तमाम इतिहासकारों का मानना और हम सब का मानना है, किसी ऐतिहासिक महापुरुष को राजनीतिक और धार्मिक चश्मे के में अगर ढालने का काम करेंगे तो तात्कालिक लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के साथ आप खिलवाड़ करते हैं और ऐतिहासिक विरासतों का नुकसान करते हैं। जहां तक महाराजा सुहेलदेव जी का है, ये सही है कि विदेशी आक्रांता के विरुद्ध उन्होंने समाज के सबसे कमजोर तबके का, जिसको वंचित पिछड़ा तबका कहा जाता है, उनके सब के अंदर मान सम्मान और सम्मान भर के उनको एक नेतृत्व दे करके उसको हराने का काम किया। अब उनको भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है धार्मिक चश्मे से देखना, वो उनको मुबारक, लेकिन ये कहना कि उनकी विरासत के साथ किसी ने छेड़छाड़ की, उनको दबा के रखा है, बिल्कुल गलत। ये सही है, तमाम चीजें इतिहास में जिसको मौका मिलता है करता है। हम लोगों का अवसर आया था, आएगा, हमारे नेता ने कहा है कि हम लोग आएगा, मतलब बीच में तो ठीक ठाक दिनों तक सरकार रही ना सपा की, तो जो नहीं ठीक आएगा क्या, वो तो आ चुका था। रही होगी, नहीं हम क्या करें लालचंद जी, जो प्राथमिकताएं रही होंगी वो हमने किया, उसमें बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेके आए, हो सकता है वो चीजें उस समय नहीं हो पाई। उस प्राथमिकता में सालार मसूद गाजी की मजार को भी सेलिब्रेट करने का था। नहीं, दूसरी बात, 50 और 60 के दशक में आपको, अब चूंकि आप वरिष्ठ पुराने साथी, 50 और 60 के दशक में, उसके पहले भी महाराजा सुहेलदेव के प्रति तमाम बड़ी बड़ी कविताएं और साहित्य समर्पित थे। और 50 और 60 के दशक में लोगों की मांग पर वो जो गाजी मियां का मेला लगता है, पहले ये समझने की जरूरत है, वो महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में वहां के स्थानीय लोगों ने शुरू कराया था। और वहां काफी बड़ा पार्क, उनकी मूर्तियां और वो सब स्थापना 50 और 60 के दशक में हुई। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं उनको दबाने का काम हुआ। और ये सही है कि हाँ, उनको धार्मिक चश्मे से नहीं, उनको वाह आक्रांत, नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं एक बात पक्के तौर पर कह सकता हूं कि महाराजा सुहेलदेव जिस समय सालार गाजी से लड़ रहे थे, वो ये सोचकर नहीं लड़ रहे थे कि मैं पिछड़ों के लिए लड़ रहा हूं, वो ये सोचकर लड़ रहे थे कि मैं भारतीयों के लिए लड़ रहा हूं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, वो भारतीयों के लिए विदेशी आक्रांता से लड़े, उसमें मुसलमान का जिक्र करना ठीक। और देखिए, उनका जो इतिहास सबसे पहले लिखित मिलता है, मिराते मसूदी जो फारसी में लिखी गई है, वो जो मुस्लिमों का एक तरह से की पुस्तक है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, बाकी हम लोकोक्तियों में रहे, और उसमें बाकायदा ये नहीं कि उनको ठीक है, मैं लौटता हूं। मैं खुद बोल चुका हूं और विनोद जी भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, महाराजा सुहेलदेव के बारे में और इनकी जैसे और भी बहुत सारे महापुरुषों के बारे में हम जैसे, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई हमने की है, इतनी तो आप मान सकते हैं, ये ठीक ठाक ही की होगी, हमें पता नहीं था। ईमानदारी से बता रहा हूं कि हमें भी पता नहीं था। तो आम जन को, सामान्य जन को क्या पता रहा होगा, क्या हमें पढ़ाया गया, क्या हमारे दिमाग में स्कूल में डाला गया, कौन सी बातें हमें बताई गई, कौन सी छुपाई गई। खैर, ये बड़ी बहस है। लेकिन अरुण राजभर जी, जो धर्मेंद्र कुमार सिंह जी की पार्टी है, वो तो पीडीए की बात करती है और
वहां से भी उम्मीद पूरी नहीं हुई, और आपको लगता है कि पीडीए की बात करना और पीडीए पर सही मायने में काम करना, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि ओपी राजभर जी ने बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पर और सपा पर। देखिए, आपने एक अच्छा कहावत कहा, सच्चाई छुप नहीं सकती कागज के वसूल जी, और सच्चाई आज से नहीं छुपाई जा रही है, 75 वर्षों से सच्चाई छुपाई जा रही है। 11वीं सदी के नायक को जितनी सरकारें बनी राज्य में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी सरकारों ने उस इतिहास को छुपाया, क्योंकि इस देश के राष्ट्र नायक थे, चक्रवर्ती थे, राष्ट्र के महान योद्धा थे, और उन्होंने एक दो आदमी को धराशायी नहीं किया। जिसको समाजवादी पार्टी सूफी संत कहती है, सूफी संत मंदिर तोड़ रहा था, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, इस देश को लूटने आया था, हत्यारा था, उसको ये सूफी संत बताते थे। क्यों? क्योंकि सूफी संत बताकर वोट ले रहे थे। और हम राष्ट्र नायक आज से नहीं, हजारों साल से इस बात का प्रमाण देते आए, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता था महाराजा सुहेलदेव राजभर। सच्चाई है, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं इसको। विनोद मिश्रा जी ने भी कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन थे। आपको याद होगा कि 2002 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो लखनऊ के लालबाग चौराहे पर चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की भव्य मूर्ति बनवाया, और वहां उन्होंने शिलान्यास किया, पूरे दुनिया को दिखाया इस देश के राष्ट्र नायकों का सम्मान हम करते हैं। अब 75 वर्षों से 1950 से इस देश को देखा जा रहा है। 75 साल से बहराइच में हमको क्या बताया गया कि सैयद सलार मसूद गाजी हमको आशीर्वाद देता है, हमको वो आशीर्वाद देता है तो हमारी मन्नतें पूरी होती है। वो आशीर्वाद नहीं देता है, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर का आशीर्वाद पूरे देश के लोगों को मिलता है, तब लोगों की समस्याएं दूर होती है। नहीं, मुझे अरुण राजभर जी आपसे एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा। धर्मेंद्र कुमार जी ने तर्क दिया कि महाराजा सुहेलदेव जी को याद करने के लिए ही तो सालार गाजी का वो सेलिब्रेट करते हैं। बताइए, ये तर्क था उनका, ये उनके शब्द थे। पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने अकबर को महान बताया, बाबर को महान बताया, हुमायूं को महान बताया, लेकिन महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया, पृथ्वीराज चौहान को महान नहीं बताया, महाराजा सुहेलदेव राजभर को महान नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इनका वोट चला जाएगा। ये अपना वोट बचाने के लिए राष्ट्र के नायकों को छिपा दिया, और इसे छिपाने की वजह से माननीय ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर सन 2002 से आप बनारस जाइएगा, देश के प्रधानमंत्री जी वहां से प्रधानमंत्री हैं। सारनाथ एक ऐसा स्थान है जहां भव्य मूर्ति का निर्माण माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दिखाया, ठीक है, वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर का मूर्ति आज भी विद्यमान। समाजवादी पार्टी, मैं लौटता हूँ अरुण जी, मैं लौटता हूँ अरुण जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा अरुण जी, ठीक है, धर्मेंद्र जी के पास भी और आपके पास भी मैं लौट रहा हूँ। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड मात्र, बस 10 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान करना चाहती है और आने वाले समय में कह रही है कि हम सम्मान करेंगे, तो अपने बैनर पर महाराजा सुहेलदेव को फोटो क्यों नहीं लगाती है? ठीक है, अपने जुबान पर महाराजा सुहेलदेव राजभर क्यों नहीं लगाती है? मैं इस पर जवाब लूंगा, धर्मेंद्र जी से जवाब लूंगा, मैं रुकिएगा, जवाब लूंगा। जरा विनोद जी को लाने दीजिए। अरुण जी, मैं एक सवाल जस्ट मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी बहुत एक मैच्योर है नेशनल स्पोक्स पर्सन, मैं कई बार बहुत दिन से जानता हूं। धर्मेंद्र जी, आपने बहुत शानदार और साफगोई से बात रखी है अपनी, लेकिन आप मुझे बताइए कि पहली बार सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच में और यहाँ संभल में जो सलार गाजी के उसमें उर्स का मेला लगता है, उस लगने पे रोक लगाई थी, तो सबसे पहले सपा प्रमुख आपके अखिलेश यादव भी विरोध करके आए थे, और उन्होंने कहा कि ये लोग एक नया इतिहास बनाने चले हैं। जी, आप एक सूफी संत को जिसको आप मानते हैं उसके बारे में आपने ये लगा कि एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या राष्ट्र नायक का इतना छोटा कद है कि और छोटा किया, ये आप इस कद को एक महानायक और छोटा किया था? एक मिनट, आपकी बात में जोड़ देता हूं। धर्मेंद्र जी ने इसको और छोटा किया था, जिस पर मैं अरुण जी से पूछूंगा। धर्मेंद्र जी ने कहा वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। नहीं, धर्मेंद्र जी कहे वो अपनी बात है, लेकिन धर्मेंद्र जी बहुत मजबूती, अपनी बात बहुत शानदार रखते हैं। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, क्या इस देश के राष्ट्र नायक किसी जाति और किसी इसमें खांचे में आएंगे? सुहेलदेव भारत के उस समय की जो ये थी आक्रांताओं के लूट खसोट और अत्याचार, उसके खिलाफ खड़ा होने वाला एक भारत का राष्ट्र नायक था, जिसे मैं स्वीकार करता हूं, मैं नहीं जानता, मुझे अपने देश के इतिहास में, इतिहास लेखन में कहीं नहीं पढ़ाया गया कि हमारा सुहेलदेव कौन थे।
आप उसको एक खांचे में मत खाचिए, आप उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि सपा प्रमुख की इतनी अकुलाहट क्यों थी उस मेले के लिए, उस गाजी के मेले को? धर्मेंद्र जी का सीधा जवाब। धर्मेंद्र जी। नहीं सर, विनोद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने पहले ही कहा, किसी महापुरुष को किसी जाति धार्मिक खांचे में ढालना ही सबसे बड़ा अन्याय उसके व्यक्ति के साथ होता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए गाजी मियां जिस मेले की बात करें, चूंकि मैं पूरब का ही हूं, मैं बेहतर, हम लोग बचपन से जान रहे हैं गाजी मियां के मेले में हम लोगों के यहाँ से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, टाली, बैलगाड़ी से भर के लोग जाते थे और हिंदू जाते थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण था, और उसमें देख करके लोग आते थे। महाराजा सुहेलदेव की ये एकता किसने बताया? ये साजिश तो यहीं से थी, इस नैरेटिव को। एक तो बताया, दूसरी तरफ सुहेलदेव जी को किसने फैलाया? वो अपने नायक को भुला दिया और वहां हिंदू मुस्लिम एकता होने लगी। ठीक है, मेरे पास अब समय की कमी है, अब समय की कमी है। प्लीज जल्दी से कुछ सेकंड में कंप्लीट। नहीं, दूसरी बात भाई अरुण राजभर जी, जो पिछड़ों की बात करके भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए, किस लालच में वहां दोबारा गए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। वो सब छोड़िए, वो फिर पन्ने पलटेंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा, उसको छोड़िए। सोने के उनके हथियार के साथ हम लोग। ठीक है अरुण जी 10 सेकंड में बताइए। अरुण जी 10 सेकंड में कॉन्टेक्ट, जल्दी से, समय समाप्त हो चुका है। 165 में 165 राजा प्राचीन काल में अब जाएंगे, जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे जनपद होते थे, महाजनपद कहे जाते थे, छोटे छोटे राजा होते थे। महाराजा सुहेलदेव राष्ट्र नायक थे, किसी एक वर्ग के नायक नहीं थे। अच्छी बात है कि अब सम्मान उनको मिल रहा है, लेकिन इस बात का अफसोस रहेगा कि क्यों छुपाया गया इसे राष्ट्र नायक। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, शुक्रिया धर्मेंद्र जी, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और अब बात जरा मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों की कर लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र की 11 सरकार में 11 साल पूरे होने पर कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में हर घर जल हो या अन्य विकास कार्य, सरकार ने पूरे देश में विकास कार्य किए हैं। इसी क्रम में लेह भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। एक निर्णय लद्दाख कर चुका है और वो ये है कि लद्दाख विकास के पाथ पर है। इसीलिए अगर आप डिस्पैशनेटली, बिना बायस के हिसाब से, बिना पिक एंड चूज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मेजॉरिटी जनता जो है वो मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 11 साल के अंदर विकास किया है, हर क्षेत्र में किया है। भले वो जल जीवन मिशन हो गया, हमने टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया है। 70 साल तक आप लद्दाख के अंदर क्यों नहीं सोचा गया था कि घर घर तक पानी पहुंचाना चाहिए? और क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास का काम जो है रुका है, विकास का काम चल रहा है, और विकास के काम के अंदर फीडबैक भी लिया जाता है और उसको और तेज गति से बेहतर करने के लिए इंप्रूव किया जाता है। और इसी के साथ आज का इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।